नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पाठ प्रथम। टॉपिक है सत्ता। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं का में अध्ययन करते वक्त शक्ति का अध्ययन किया था और उसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा की थी कि शक्ति और सत्ता के बीच में क्या अंतर संबंध है, क्या अंतर है। आज हम सत्ता का प्रत्यक्ष से अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान में शक्ति, सत्ता और वैधता, ये तीन अवधारणाएं ऐसी हैं जिनमें पर्याप्त अंतर होते हुए भी एक अंतर संबंध देखने को मिलता है। इस क्रम में हमने शक्ति का अध्ययन किया है, आज हम सत्ता का अध्ययन करेंगे। सत्ता का अध्ययन करते वक्त जब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो इस सिलसिले में हम ये जानते हैं कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रमाणिक मानकर उनके निर्देशों का पालन किया जाता है। अतः इसके दो मुख्य रूप से घटक सामने आते हैं। एक तो शक्ति क्या है और इसको लोग क्यों मानते हैं, और मानते हैं तो उसके पीछे कौन सी वैधता काम करती है। तो शक्ति और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं। वैधता का अध्ययन हम अलग से करेंगे। इस आधार पर देखें तो किसी नियम या निर्णय की वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियम या निर्णय को अपने लिए और अपने समाज के लिए उपयुक्त या कल्याणकारी समझते हैं, इसलिए वे उसे मन से स्वीकार करते हैं। किंतु कुछ लोग जब स्वार्थवश नियमों की अवहेलना करते हैं तो उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करके नियमों या निर्णयों का पालन जोर जबरदस्ती से भी करवाया जाता है। तो इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने सत्ता को परिभाषित करने की कोशिश की है। प्रमुख रूप से जब हम बियरस्टेड की परिभाषा सत्ता के बारे में देखते हैं तो बियरस्टेड कहते हैं कि सत्ता शक्ति का प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है और स्वयं शक्ति नहीं है। तो इस परिभाषा से यह है कि शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, शक्ति का प्रयोग करने की एक संस्था है, स्वयं शक्ति नहीं है। और इसी बीच एक दूसरे विद्वान है बीच, वो ये कह रहे हैं कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने और निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। हमने शक्ति के संबंध में भी इस प्रकार की परिभाषा देखी थी। उसी से मिलती जुलती बात यह है कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने, निर्देशित करने की औचित्यपूर्ण, या औचित्यपूर्ण शब्द पर को आपको ध्यान देना होगा, औचित्यपूर्ण अधिकार है। तो कैसा अधिकार? जो औचित्यपूर्ण है। और ये औचित्य भी वैधता है, जो कहां से मिलती है? जनता से मिलती है। यूनेस्को की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम सत्ता को परिभाषित करें तो सत्ता एक स्वीकृत, सम्मानित ज्ञान और औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो यहां भी एक तरह से स्वीकृत और औचित्यपूर्णता की बात की है। तो सत्ता के साथ में जनता की स्वीकृति, जनता से प्राप्त वैधता एक महत्वपूर्ण घटक हो जाती है। इसीलिए हमने ऊपर शक्ति और वैधता को सत्ता के साथ जोड़ा। तो इस आधार पर जब हम सत्ता की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो इसकी कई विशिष्टताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो जब हम सत्ता की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं तो पहली इसके अलग अलग जो सिद्धांत हैं उन पर जो हमको नजर घुमानी होगी, उन पर हमको रोशनी डालनी होगी। तो सत्ता की प्रकृति के संबंध में जो पहला सिद्धांत है वो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत का मतलब यहां ये है कि सत्ता का प्रभाव जो है वो नीचे से चलता है और ये एक तरह से सत्ता आदेश देने का अधिकार है। औपचारिक
सत्ता सिद्धांत ये का अर्थ ये है कि यहाँ सत्ता का प्रभाव जो है ऊपर से नीचे की ओर चलता है, और एक तरह से ये सत्ता आदेश देने का अधिकार है जो नौकरशाही का गठन करता है। जैसे हम नौकरशाही में देखते हैं कि आदेश जो है ऊपर से नीचे की तरफ प्रेषित होते हैं। कि अगर हम किसी भी एक संगठन की बात करें, तो जैसे हम कॉलेज के सेटअप की ही बात करें, तो यहाँ औपचारिक सत्ता सिद्धांत काम करता है। इसमें सबसे पहले जो शिक्षा विभाग का जो शासन सचिव है, वहां से आदेश प्रारंभ होगा। वो आदेश जो है हमारे आयुक्त के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों तक वो प्रेषित होता है, और कॉलेजों का प्राचार्य जो है फिर उनको अपने कॉलेजों के अंदर क्रियान्वित करवाता है। तो ये ऊपर से नीचे प्रेषित हुआ, तो और एक तरह से ये आदेश देने का अधिकार है। तो प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग के आदेश जो है कमिश्नर के माध्यम से वो प्राचार्यों तक आते हैं और प्राचार्य उनकी अनुपालना करवाता है। तो ये आदेश देने का सिद्धांत है, और एक तरह से ये नौकरशाही का गठन करता है। ये तो कॉलेज का हमने एक उदाहरण दिया। प्रशासन में जो नौकरशाही काम करती है वो इसी सिद्धांत के आधार पर काम करती है। इस संबंध में दूसरा सिद्धांत है, वो है स्वीकृत सिद्धांत। इसके तहत सत्ता कानूनी रूप से केवल औपचारिक होती है, और इसे वास्तविक आधार तभी प्राप्त होता है जब अधीनस्थों द्वारा इसको स्वीकृति होती है, या जब तक इसको स्वीकार कर लिया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग व्यवहारवादियों ने किया है। तो इसका मतलब यहां ये हुआ कि सत्ता का स्वरूप और सत्ता की प्रकृति तो एक तरह से जो है औपचारिक है, लेकिन वो व्यवहारिक कब बनती है? जब अधीनस्थों द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान कर ली जाती है। अगर आदेश ऊपर से आ गया है और अधीनस्थ उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर सत्ता महा तहस नहस हो जाएगी। तो ये एक तरह से दूसरा सिद्धांत है, स्वीकृति का सिद्धांत, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सत्ता तभी वास्तविक बनती है जब अधीनस्थों द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस रूप में हम देखें तो सत्ता एक तरह से आदेश देने, निर्णय लेने, उसका पालन करवाने की शक्ति या अधिकार है, जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाती है, और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा इसका पालन करना आवश्यक भी माना जाता है। तो ये मोटे तौर पर इसकी प्रकृति को समझते हुए हमने इसको सत्ता के अर्थ को समझा है। अब हमको ये जानना होगा कि सत्ता और शक्ति के बीच में क्या अंतर संबंध है। तो हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि सत्ता का आधार औचित्य है, जबकि शक्ति एक भौतिकतावाद पर आधारित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता के पीछे जनता की स्वीकृति होती है, जनता की वैधता होती है, और वो जनता की वैधता इसलिए होती है कि जनता जानती है कि सत्ताधारी अपनी सत्ता का या अपने अंतर्निहित जो शक्ति है उसका प्रयोग इसलिए कर रहा है कि वो जनहित में है, वो औचित्यपूर्ण है, तो उसके पीछे औचित्यता है। और शक्ति एक भौतिकवादी धारणा है जिसमें वो दंडात्मक रूप से आपको दिखाई देती है। दूसरा, शक्ति असंस्थात्मक अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता संस्थात्मक और निश्चित होती है। कि सत्ता एक सत्ताधारी होता है, उसका पूरा एक सेटअप होता है, उसका पूरी एक संस्था होती है जिसके बीच में वो सत्ता काम करती है, और वो निश्चित रूप से हमको दिखाई देती है। शक्ति कोई संस्थात्मक रूप में नहीं होती है, वो दंडात्मक रूप से कभी भी हमको प्रकट रूप दिखाई देती है, उसकी कोई संस्थात्मक उसका कोई आधार नहीं होता। सत्ता की बाध्यता के पीछे शक्ति होती है, किंतु जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह सत्ता नहीं रहती। ये बात पहले भी हमने अध्ययन की थी कि सत्ता की बाध्यता के पीछे शक्ति होती है, कि जिस व्यक्ति के पास में सत्ता होती है उसको अधिकार के रूप में, शक्ति के रूप में कुछ ऐसी पावर होती है जिसका वो प्रयोग करता है। लेकिन जब उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो फिर वह सत्ता नहीं रह जाती, वो दंडात्मक शक्ति बन जाती है। और साथ ही साथ सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, क्योंकि जो भी सत्ताधारी होता है वो देश के संविधान, देश के कानून के हिसाब से उस संस्था को धारण करता है, और देश के कानून, देश के संविधान के हिसाब से ही उस सत्ता का वो प्रयोग करता है। जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना कोई आवश्यक नहीं है। वो कानूनी हो सकती है, लेकिन बिना कानून के भी शक्ति हो सकती है, और उसका बिना कानून के उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, वो बिना कानूनी आधार के उसका प्रयोग
कर सकता है। तो ये एक अंतर संबंध सत्ता और शक्ति के बीच में देखने को मिलता है। इस आधार पर जब हम सत्ता के विभिन्न प्रकार या रूपों को देखते हैं तो इसके तीन रूप जो है सैद्धांतिक तौर पर हमको दिखाई देते हैं। कुछ इसके अलावा और भी रूप हैं जिसका मैक्स वेबर ने जिक्र किया है, उनको हम बाद में जानेंगे। पहले वो तीन रूप जो हैं वो सैद्धांतिक आधार पर सत्ता के देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा है स्टाप अधिकार सत्ता और तीसरा है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। तो सबसे पहले रेखा अधिकार सत्ता, यह निर्णय लेने का अधिकार सत्ता है जो समस्त उच्च अधिकारियों एवं समस्त अधीनस्थों के बीच में विद्यमान रहती है। रेखा अधिकार संबंध संगठन के उच्च स्तर से नीचे के स्तर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो रेखा अधिकार सत्ता का मतलब यह है कि ये एक खड़ी रेखा के रूप में ये सत्ता काम करती है, जिसमें पिरामिड की तरह सबसे ऊपर सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके नीचे का अधिकारी होता है, फिर उसके अधीनस्थ, ऐसे ये क्रम होता है। और ये जो रेखाधिकार सत्ता है, ये जो अधीनस्थों से नीचे सर्वोच्च अधिकारी से लेकर अधीनस्थों तक ये विद्यमान रहती है और एक तरह से ये संगठन में उच्च स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक के अधिकारी अधीनस्थ जो संबंध है उनको डेवलप करती है, उनको बांध के रखती है। ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लगभग ऐसा ही है। दूसरी जो सत्ता है वो है स्टाप अधिकार सत्ता। स्टाप अधिकार सत्ता क्या होती है? तो ये रेखा अधिकार सत्ता से थोड़ी अलग है। इसका मतलब ये है कि यह सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने, सहायता पहुंचाने की अधिकार सत्ता है। तो यहां कोई सर्वोच्च अधिकारी से अधीनस्थों के बीच का संबंध या उस खड़ी रेखा वाली सत्ता नहीं है। ये परामर्श देने, सेवा देने वाली अधिकार सत्ता है। और इसको हम बैंकिंग सिस्टम में देख सकते हैं, बीमा सिस्टम में हम देख सकते हैं, जहां सेवा दी जा रही है, जहां परामर्श दिया जा रहा है। वहां कोई बॉसिज्म नहीं है कि उप सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थों के बीच में कोई ऐसा, हालांकि वहां भी है हायरार्की है, लेकिन वो उस रूप में वो सिस्टम काम नहीं करता। वो सिस्टम जो है एक टीम स्पिरिट के रूप में काम करता है और वो टीम जो है सेवा का, जनता को सेवा देने का काम कर रही है, परामर्श देने का काम कर रही है। तो इसको बोलते हैं स्टाफ अधिकार सत्ता, कि सब जो वहां अधिकारी और कर्मचारी जो है सब सेवा देने का काम कर रहे हैं, केवल आदेश देने का काम वहां नहीं हो रहा है। तीसरी प्रकार की जो सत्ता है वो है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। ये कैसी सत्ता है? यह है निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ये ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक ही सीमित रहता है। यह अधिकार सत्ता द्वितीय स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को जन्म देती है और रेखाधिकार सत्ता को कम करती है। तो क्रियात्मक अधिकार सत्ता एक तरीके से रेखा अधिकार सत्ता जैसी ही है, लेकिन ये क्रियात्मक अधिकार सत्ता किसी विशिष्ट काम तक जुड़ी हुई है कि वहीं तक उसकी सत्ता काम करती, सीमित रहती है। और इसीलिए ये द्वितीय स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को जन्म देती है और रेखाधिकार सत्ता को कम कर देती है। कि सर्वोच्च स्तर की जो सत्ता है, उस सर्वोच्च स्तर की सत्ता पर काम का प्रेशर नहीं रहे, सारे काम वहीं केंद्रित नहीं हो जाए, तो उसके लिए एक और सत्ता काम करती है जिसको हम क्रियात्मक अधिकार सत्ता बोलते हैं। और वो सर्वोच्च स्तर से दूसरे स्तर पर वो सत्ता काम करती है और जिसका काम जो है विशिष्ट क्रिया विशेष तक ही सीमित रहता है। तो उस विशिष्ट क्रिया को करने के लिए वो सत्ता काम करती है और वहीं दूसरे स्तर पर वो जो है अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को जन्म देती है। तो ये एक तरह से जो है रेखाधिकार सत्ता के कामों का विकेंद्रीकरण की वजह से ये सत्ता स्थापित हुई है। ये तो सैद्धांतिक रूप हुए सत्ता के। अब मैक्स वेबर ने भी अपना विभाजन सत्ता को लेकर किया, अपना सिद्धांत दिया है। और मैक्स वेबर के अध्ययन के आधार पर जो 3 प्रकार की सत्ताएं उन्होंने बताई हैं, उसमें है परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और तर्कसंगत सत्ता। मैक्स वेबर का यहाँ परंपरागत सत्ता से निहितार्थ यह है कि जब अधीनस्थ जनता या अधीनस्थ व्यक्ति आदतन शासन के आदेशों का पालन
प्रचलित परंपराओं के आधार पर करते हैं तो इसे हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। ज्यादातर ये राजतंत्रात्मक शासनों में देखने को मिलती है या प्राचीन समाजों में इस प्रकार की सत्ता देखने को मिलेगी, जहां हम प्राचीन परंपराओं में विश्वास रखने के कारण, स्वभाव से उनका आदर करने के कारण, स्वभाव से उन परंपराओं को या उस प्रकार के आदेशों को या उस प्रकार की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं और उसकी पालना करते हैं। तो एक तो इस प्रकार की सत्ता है। मैक्स वेबर ने जो दूसरे प्रकार की सत्ता बताई है वो है चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता से मतलब ये है कि जब अधीनस्थ शासक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी आज्ञा मानते हैं तो उसे चमत्कारिक सत्ता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा या इसकी शब्दावली से ही स्पष्ट हो जाता है कि शासक के व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसा आकर्षण होता है जिससे अभिभूत होकर, जिससे प्रभावित होकर अधीनस्थ जो जनता है उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसके आदेशों को मानती है। जैसे हिटलर की सत्ता में वो चमत्कार था कि हिटलर के शासित जर्मनी की जनता जो है उसके प्रभाव में जो है उसके चमत्कारों की वजह से थी। इसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो गांधी के व्यक्तित्व में वो चमत्कार हम देखते हैं कि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत होकर जनता उनके पीछे देश की स्वाधीनता आंदोलन के लिए खड़ी हो गई। तो ये चमत्कारिक सत्ता के उदाहरण है। तीसरी प्रकार की जो सत्ता है वो है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। मैक्स वेबर का यहाँ तर्कसंगत सत्ता से मतलब ये है जब अधीनस्थ शासक के किसी कानून या किसी आदेश को कानूनी और औचित्यपूर्ण समझने के कारण स्वीकृति देते हैं तो उसे तर्कसंगत या कानूनी सत्ता कहते हैं। इसका स्रोत व्यक्ति नहीं होकर उसका राजपद होता है, उसका व्यक्तित्व नहीं। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि ये एक ऐसी सत्ता है जो संविधान से प्राप्त होती है, कानून से प्राप्त होती है और ये किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं होती, बल्कि राज पद में या जिस पद को किसी व्यक्ति ने धारण कर रहा है कर रखा है उस पद में ये निहित होती है। और इस पद के आदेशों की पालना अधीनस्थ इसलिए करते हैं कि वो ये जानते हैं कि ये जो पदाधिकारी आदेश दे रहा है कानून के तहत दे रहा है, संविधान के तहत दे रहा है और इसका पालन करना तर्कसंगत है, औचित्यपूर्ण है समाज के लिए, देश के लिए। तो इस औचित्यपूर्ण के आधार पर उसको स्वीकृति देता है, उसकी पालना करता है। तो ये तीन प्रकार की सत्ता जो है मैक्स वेबर ने बताई है, परंपरागत, चमत्कारिक और तर्कसंगत सत्ता। अब प्रश्न ये आता है कि सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग करते समय किन सीमाओं का सामना करना उसको पड़ता है, कौन कौन सी वो सीमाएं हैं, कौन कौन से वो बैरिकेड्स हैं जिसके दायरे में रहकर सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, या उसको कौन कौन सी ऐसी अड़चनें आती हैं जिससे उसकी सत्ता सीमित होती है। तो यहाँ संक्षिप्त में हम उनका ब्यौरा रखेंगे। तो पहली जो सीमा है सत्ता का प्रयोग करने पर वो है तकनीकी सीमा। और ये आज के जमाने में ये सीमा बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा शताब्दी 21वीं शताब्दी तकनीक की, विज्ञान की शताब्दी है। यहाँ वही पदाधिकारी, वही शासक अपनी शक्तियों का ज्यादा विस्तार कर सकता है, सहजता से उनका प्रयोग कर सकता है, जिसको मौजूदा जमाने के अनुकूल तकनीक का ज्ञान हो। तकनीक के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति की सत्ता सीमित हो जाती है, क्योंकि हर काम अब हाईटेक तरीके से हो रहा है। तो अगर उस हाईटेक तरीके वाले काम में कोई सत्ताधारी उस तकनीक का ज्ञान नहीं रखता है तो वो जो तकनीक का ज्ञान रखता है उसको ऊपर डिपेंड हो जाएगा अपनी सत्ता का प्रयोग करवाने के लिए, अपने आदेशों को मनवाने के लिए। तो जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आपकी सत्ता, आपकी पावर कम हो जाती है, आप निर्णय उस प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं करा सकते। तो एक तो सीमा है तकनीकी ज्ञान की। दूसरी जो सीमा है वो है जैविक सीमाएं। जब सत्ताधारी जीवन को खतरे में डालने वाले कोई आदेश नहीं दे सकता तो सत्ता का प्रयोग उस सीमा तक ही किया जा सकता है किसी सत्ताधारी के द्वारा
जिस सीमा तक वो अधीनस्थों या अपने अधीन जो भी शासित जनता है उसके आदेश जो है उसको खतरे में डालने वाले नहीं हो। वो कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता जिससे वो सब अपने अधीनस्थों को, अपनी जनता को खतरे में डालने वाले आदेश हो। तीसरी जो सीमा है वो आती है मनोवैज्ञानिक सीमा। मनोवैज्ञानिक सीमा का मतलब यहाँ यह अधीनस्थों की प्रतिक्रिया सत्ता को सीमित करती है कि जो हमें देखते हैं कि खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा होता है कि सत्ताधारी की जो गतिविधियां हैं, जो उसके नीतियां हैं, जो उसके शासन करने के तौर तरीके हैं, उसके जो आदेश हैं, उनकी समीक्षा जनता अपने स्तर पर जरूर करती है उसकी, और अपने स्तर पर समीक्षा करते वक्त उसकी वो प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त करती है। वो प्रतिक्रियाएं डेमोक्रेसी में तो मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया भी बड़ा सक्षम हो गया है, इसके माध्यम से वो प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त होती हैं। तो कोई भी सत्ताधारी ये नहीं चाहेगा कि उसके शासन के तौर तरीकों, उसकी नीतियों, उसके कानूनों, उसके आदेशों पर ऐसी कोई तीक्ष्ण प्रतिक्रिया हो जिससे उसकी छवि खराब हो। और क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ताधारी को जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए चुनाव में भी आना होता है, तो ऐसा कोई वो व्यवहार उसका नहीं होना चाहिए जो उसके चुनाव की संभावना को खत्म कर देता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सीमा है कि शासक, जनता ऐसा कोई काम नहीं करेगा, कोई ऐसा आदेश नहीं देगा जो जनता के मूड को बिगाड़ दे। तो ये होती है मनोवैज्ञानिक सीमा। तीसरी जो प्रकार की जो सीमा सत्ता पर होती है वो है आर्थिक सीमाएं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैरिकेड्स है सत्ता का प्रयोग करने के लिए कि आर्थिक संसाधन कैसे हैं सत्ताधारी के पास में, सरकार के पास आर्थिक संसाधन कैसे हैं, अधिकारी किन आर्थिक संसाधनों के आधार पर शासन का संचालन कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से सत्ताधारी कमजोर है तो वो अपनी सत्ता का प्रयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास में आर्थिक संसाधन पर्याप्त हैं, मजबूत हैं, तो वो अपनी सत्ता का प्रयोग कर पाएगा। अगर देशों के स्तर पर हम देखें तो अमेरिका जैसे राष्ट्र जो आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं, तो वहां का राष्ट्रपति जो है उन आर्थिक संसाधनों की वजह से अपनी सत्ता का विस्तार जो है न केवल राष्ट्रीय सीमाओं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विस्तार कर लेता है और वो केवल देश का ही नहीं विश्व का नेता नजर आता है। तो ये उसकी आर्थिक ताकत की वजह से है। अगर हम इसके बनिस्बत हम पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की बात करें जिनके पास में आर्थिक संसाधन मजबूत नहीं है, तो वो वहां का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, वहां का जो प्रधानमंत्री है, वो अपने देश के अंदर ही समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। अपनी सत्ता का प्रयोग अपने देश के लोगों पर ही प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है। तो ये बड़ा बैरिकेड्स है सत्ता का प्रयोग करने में, आर्थिक सीमा है। दूसरी सीमा होती है प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा का मतलब यह है कि प्राकृतिक संकट वो है, वो भी सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। जैसे मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कोविड-19 का, कोरोना का समय है। इस कोविड-19 की वजह से जो है भारत ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों ने इसको प्रभावित किया, उनकी सत्ताओं को प्रभावित किया। लंबे समय तक भारत ने भी लॉकडाउन झेला और हम ये देखते हैं कि 5-6 महीनों से जो सरकार केवल कोविड की चुनौतियों का मुकाबला करने में ही लगी हुई है। उसका ध्यान दूसरे क्षेत्रों से हट गया है, दूसरे क्षेत्रों में वो काम नहीं कर पा रही है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही है, अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर पा रही है। सारी चिंता जो है पूरे देश के संसाधनों की जो है कोविड के इर्द गिर्द ही घूम गई है। तो जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, तो पूरे देश की सत्ता जो है उस प्राकृतिक आपदा से मुकाबला करने में ही व्यस्त हो जाती है और बाकी जो क्षेत्र है सत्ता के, उन क्षेत्रों पर वो शासन शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी देश में प्राकृतिक आपदाएं कितनी आती हैं। अगर वहां प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती हैं तो वहां सत्ताधारी मजबूत नहीं हो सकता, और अगर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं तो वहां सत्ताधारी मजबूत हो जाता है। एक है कानूनी सीमा। ये बड़ी तार्किक सीमा है। कानूनी सीमा का मतलब यहां यह है कि सत्ताधारी देश के कानून के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दे सकता। डेमोक्रेसी में खासकर इस बात की पर बल दिया जाता है कि लोकतांत्रिक सरकारें देश के संविधान, देश के कानूनों के हिसाब से ही शासन करेंगी। अगर देश के संविधान, देश के कानूनों के हिसाब से शासन नहीं करेंगी तो न्यायपालिका ही उसकी नीतियों, उसके कानूनों पर रोक लगा देगी। और यहां भी अगर किसी वजह से संभव नहीं हुआ रोक, तो
सरकारों को चुनाव में जाना होता है, तो देश की जनता इस चीज को जानती है कि अगर किसी सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन करके शासन किया है, तो उसकी वो छवि खराब हो जाती है और संभावनाएं चुनाव के अंदर उसकी कम हो जाती है। तो ये एक पर्याप्त आधार होता है कि देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, सत्ताधारी उस कानून और उस संविधान के दायरे में रहकर ही अपने शासन सत्ता का संचालन करेगा, अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, अपने आदेशों को प्रेषित करेगा। तो ये होती है कानूनी सीमा। तो इस आधार पर हम देखें तो सत्ता का हमने उसकी प्रकृति समझ ली है, सत्ता के प्रकार समझ लिए और सत्ता की जो प्रयोग करने की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं का हमने कौन कौन सी सीमा है उसका उन सीमाओं को हमने जान लिया है। अब इससे जुड़ी हुई ही जो दूसरी जो विशिष्टता है, दूसरी जो अवधारणा है, वो वैधता, जिसका हमने सत्ता का अध्ययन करते समय जाना कि सत्ता जब ही सत्ता बनती है, शक्ति जब ही सत्ता बनती है जब उसको जनता से वैधता प्राप्त हो जाती है। ये एक अलग से अवधारणा हो जाती है जिसका हम विस्तृत अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।